हेलो स्टूडेंट, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास आ चुका है कक्षा 9वीं का हिंदी का पेपर जो कि सेट डी है। स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, मैंने इस पेपर का एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराया है। स्टूडेंट यदि आपने वो वायरल पेपर नहीं देखा स्टूडेंट, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने अपने चैनल में पूरा का पूरा पेपर का वीडियो अपने चैनल में डाला हुआ है स्टूडेंट। और मैं आपको स्टूडेंट एक और बात बता दूं, जिनके सेट ए बी सी ई एफ आते हैं स्टूडेंट, तो वो बिल्कुल ना सोचे कि मैम हमें सेट डी प्रोवाइड करा रही है तो हमारा बिल्कुल नहीं फंसेगा। स्टूडेंट मैं आपको एक और बात बता दूं कि हर सेट में 60 से 70% सिमिलरिटी होती है स्टूडेंट, क्योंकि जो एग्जामर होते हैं वो एक पेपर बना लेते हैं। अब स्टूडेंट बार बार क्वेश्चन को चुनना फिर वैसे ही जमाना बहुत टाइम हो जाता है स्टूडेंट, इसलिए वो हर सेट में क्वेश्चनों को आगे पीछे कर देते हैं और वही के वही सेट्स में सिर्फ कुछ क्वेश्चंस को बदल देते हैं और पूरा का पूरा वही सेट होता है स्टूडेंट। और आप घबरा जाते हो कि हमारा तो सेट ए आ रहा है और मैम हमें सेट डी प्रोवाइड करा रही है, हमारा बिल्कुल भी नहीं फंसने वाला है स्टूडेंट। तो आप ये ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा, आपको पूरा का पूरा पढ़ना है स्टूडेंट और आपको इस सेट्स को अच्छे से याद कर लेना है। आपका पूरा 60 से 70% इसी सेट से फंसने वाला है स्टूडेंट, और जो सेट डी वाले बच्चे हैं उनका तो 100% इसी सेट से आएगा स्टूडेंट। फिर भी आप अपनी कोशिश जारी रखिएगा। मैं आपको जितने भी सेट्स प्रोवाइड कराऊंगी आपको पूरे अच्छे से याद कर लेना स्टूडेंट, जिससे आप 80 में से 80 नंबर ले सके। तो इस वीडियो में मैं आपको इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने वाली हूँ। तो स्टूडेंट हमारा प्रश्न नंबर पहला है, एक सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, जो पढ़ा लिखा ना हो उसे कहते हैं। तो यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिए स्टूडेंट। पढ़ाकू, जो बहुत ज्यादा पढ़ता है, जैसे कि आप, तो आपको पढ़ाकू कहेंगे हम, या आप बहुत ज्यादा बोलते हो तब हम आपको बाचाल कहेंगे। और अनपढ़, जो पढ़ा लिखा ना हो, जिसने पहली से लेकर 12वीं तक की परीक्षाएं नहीं दी हो, फेल हो गया हो, उसे हम अनपढ़ कहते हैं। और बुद्धिमान, जो हर सवाल का हर प्रश्न का उत्तर जानता है, हम उसे बुद्धिमान कहते हैं स्टूडेंट। तो आप समझ गए होंगे जो पढ़ा लिखा ना हो हम उसे क्या कहेंगे, अनपढ़। तो आज मैं आप सबको बहुत ही बड़ी एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहती हूँ जो डेली हंट द्वारा बनाई गई है। इस साल डेली लर्न ने आई अचीव स्कॉलरशिप एग्जाम रखा है, जिसमें पार्ट लेकर आप लैपटॉप, मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच भी जीत सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके जल्दी से स्कॉलरशिप में रजिस्टर कीजिए और पाइए 50 करोड़ की स्कॉलरशिप जीतने का मौका। दोस्तों इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि पहली बार किसी ने बड़े शहरों के साथ साथ छोटे शहरों, ग्रामीण भागों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाने का निर्णय लिया है और यहाँ इंग्लिश के साथ साथ हिंदी माध्यम में भी पढ़ सकते हैं। डेली लर्न जल्द ही अपना ऐप भी लाने वाला है, जहां आपको लाइव क्लासेस, स्टडी नोट, टेस्ट सीरीज एंड क्विज मिलेगी। तो आप वेट किसका कर रहे हैं, जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है और इनाम जीतिए। अनपढ़। अब दूसरा हमारा क्वेश्चन, दूसरा है आदिकाल की समय सीमा है। तो स्टूडेंट इन 4 ऑप्शन में से हमारी आदिकाल की सीमा क्या है स्टूडेंट, मैं आपको आंसर अभी प्रोवाइड करा देती हूँ। स्टूडेंट आप यहाँ पे देख सकते हो, यही प्रश्न हमें दिया हुआ है, आदिकाल की समय सीमा, और इसका आंसर है सन 1993 से सन 1380 तक। अब स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानवरों में सबसे बुद्धिहीन समझा जाने वाला प्राणी है स्टूडेंट। यदि आप ऐसा कार्य करते हो स्टूडेंट जिसमें आपको बुद्धू बोला जाता है, तो आप हमेशा बुद्धू नहीं कहते, कभी कभी हमें गधा कहते हैं। तो स्टूडेंट आप समझ गए होंगे, बुद्धिहीन, जिसके पास बुद्धि ना हो तो गधा ही होता है। तो स्टूडेंट इसका आंसर क्या जाएगा, गधा। अब यहाँ पे हमारा चौथा है, प्रगतिवादी कवि है। तो स्टूडेंट इसका आंसर जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। अब हमारा है 5वां, रस के अंग है स्टूडेंट। तो रस के 4 अंग होते हैं स्टूडेंट। आपको मैं बता दूं, रस के प्रकार 8 हो सकते हैं, लेकिन रस के अंग भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव कितने होते हैं, 4। अब हमारा 6वां है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व, जैसे कोई पंक्ति लिखी है, यदि हम उसमें अलंकार लिख दे तो उस काव्य की थोड़ी सी शोभा और बढ़ जाती है, जैसे गहना बन जाता है उसके लिए। तो अलंकार होते हैं काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व। और जो प्रश्न नंबर 7वां है हमारा, रिपोर्टाज शब्द है। तो रिपोर्टाज शब्द एक फ्रांसीसी शब्द है स्टूडेंट। कौन सा शब्द है, फ्रांसीसी। यहाँ पे स्टूडेंट आप देख सकते हो, हमें ऑप्शन दिए है फ्रांसीसी भाषा, इटालियन भाषा, ग्रीक भाषा, अंग्रेजी भाषा। तो इसका आंसर आ जाएगा फ्रांसीसी भाषा। अब प्रश्न नंबर दूसरा है, रिक्त स्थानों में सही शब्द चुनकर लिखिए स्टूडेंट। तो पहला हमारा, कुत्ता अपने मालिक से खालिस्तान करता है। स्टूडेंट यदि आपके घर में कोई कुत्ता है तो आपको पता ही होगा इसका आंसर, घृणा तो नहीं करेगा, वो निस्वार्थ प्रेमी करेगा, आपके आसपास घूमता होगा। तो आप समझ गए होंगे इसका आंसर। अब दूसरा है, केदी और कोयल दोनों ही खालिस्तान देश की वासी है। स्टूडेंट केदी
जो कि जेल में रहता है, जो कि गुलाम बन के रहता है वहां पे। तो ये कौन से देश के वासी है? गुलाम देश के। अब हमारा प्रश्न नंबर तीसरा है, प्रेमचंद का जन्म खालिस्तान में हुआ। तो जो प्रेमचंद जी थे महान लेखक, हम इन्हें उपन्यास का सम्राट भी कहा जाता है, इन्हें उपन्यास सम्राट। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था स्टूडेंट? बनारस में हुआ था। स्वर्ण युग माना गया है। तो स्टूडेंट हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना गया है, तो इसका आंसर आ जाएगा भक्ति काल। अब हमारा पांचवा है, जूता सदैव ही टोपी से खालिस्तान रहता है। तो इसका आंसर आ जाएगा कीमती। यदि आप बाजार में जाते हो जूता खरीदोगे टोपी, तो आपको स्टूडेंट पता होगा कि जो जूता होता है वो कीमती यानी कि महंगा होता है, टोपी सस्ती होती है। अब छठवा है, महाकाव्य में जीवन का खालिस्तान चित्रण होता है। महाकाव्य जिसमें किसी व्यक्ति के बारे में पूरा का पूरा चित्रण किया गया है, संपूर्ण मतलब उसके जीवन का संपूर्ण चित्रण किया जाता है, वो महाकाव्य होता है स्टूडेंट। जैसे रामचरितमानस, उसमें तुलसीदास ने भगवान राम के संपूर्ण जीवन का चित्रण किया है कि वो जब वो बन जाते हैं, वहां पे जो जो दुर्घटनाएं होती है, वो रावण को मारते हैं, उन पूरे उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक के पूरा जीवन का चित्रण किया है संपूर्ण महाकाव्य में। अब स्टूडेंट प्रश्न नंबर तीसरा सही जोड़ी बनाकर लिखिए। तो पहला है हमारा रामचरितमानस, तो इसका आंसर जाएगा तुलसीदास, और दूसरा है कृष्ण भक्ति धारा, तो इसका आंसर आ जाएगा कृष्ण भक्ति धारा का आ जाएगा बल्लवाचार्य। अब छंद के प्रकार स्टूडेंट, तो दो होते हैं, मात्रिक छंद और वार्णिक छंद, और 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं स्टूडेंट, और बुद्धिहीन प्राणी गधा कहलाता है स्टूडेंट, और दांत खट्टे करने का अर्थ है परास्त करना। प्रश्न नंबर चौथा, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पहला है, माटी वाली नामक रचना की विधा बताइए। स्टूडेंट विधा का मतलब होता है कि वो जो हमें पाठ बता रही है, जो शीर्षक दिया है, तो वो क्या है? कहानी है, उपन्यास है, निबंध है, ये सारी विधाएं कहलाती है स्टूडेंट। तो माटी वाली क्या है? एक कहानी है स्टूडेंट। अब दूसरा, हमें काव्य के कितने भेद होते? तो इसका आंसर आ जाएगा 2 भेद होते। तीसरा है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव लिखिए। तो श्रृंगार रस जो होता है उसका स्थायी भाव रति होता है स्टूडेंट। अब हमें प्रश्न नंबर चौथा दिया है स्टूडेंट। प्रश्न नंबर चौथा, सूरदास ने किसकी बाल लीलाओं का वर्णन किया है? तो स्टूडेंट आपको पता होगा जो सूरदास जी थे वो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि है, तो उन्होंने किसकी बाल लीलाओं का वर्णन किया है? कृष्ण जी की। अब रचना के आधार पर बाकी के कितने भेद होते हैं स्टूडेंट? 3। तो स्टूडेंट हमेशा कंफ्यूज आते हैं कि अर्थ के आधार पर 8 होते हैं और रचना के आधार पर 3 होते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि रचना के आधार पर 3 है या 8 है? हमेशा आप 3 और 8 में गड़बड़ी करके जाते हैं स्टूडेंट। तो इसके लिए एक ट्रिक है स्टूडेंट, रचना में कितने वर्ड है? 3, 1 2 3, तो इसके आधार पर 3, और अर्थ के आधार पर अर्थ और 8, आ समझ गए स्टूडेंट। ही, भी और तक किस प्रकार के शब्द है स्टूडेंट? तो ये सब है निपात शब्द। अब हमें सत्य असत्य दिया है स्टूडेंट, सत्य असत्य दिया है। प्रश्न नंबर 5वां, सत्य अथवा असत्य लिखिए। तो पहला शब्द के आगे जुड़ने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं, तो ये जाएगा सत्य। दूसरा, उत्थान का विलोम उन्नति शब्द है, तो स्टूडेंट इसमें बताना है कि ये सत्य है या असत्य है। तो स्टूडेंट हमारा दूसरा था उत्थान का विलोम उन्नति शब्द है, तो ये जाएगा असत्य। और तीसरा है, लेखक की नानी झगड़ालू औरत थी, तो ये भी जाएगा असत्य। और चौथा है, माटी वाली बुढ़िया नाटे कद की थी, तो ये हो जाएगा सत्य। 5वां, स्त्री शिक्षा के लिए स्वयं स्त्रियां भी जिम्मेदार रही है, तो ये जाएगा सत्य। अत्यधिक भूख होने पर भोजन की मिठास नहीं देखी जाती। स्टूडेंट यदि आपको बहुत ज्यादा भूख लगी है तो आप ये थोड़ी ना सोचोगे कि भोजन मीठा है या नहीं, आप तो चुपचाप भोजन खा लोगे। अब 7वां, रीढ़ की हड्डी एकांकी में बर व बधू पक्षों की विविध समस्याओं को उजागर करता है, तो सत्य। अब हमारा प्रश्न नंबर 6वां है, संधि की परिभाषा एवं प्रकार लिखिए। 8वें का क्वेश्चन है, लेखक हरिवंश राय बच्चन को कविता लिखने का अफसोस क्यों रहा होगा स्टूडेंट? तो मैं आपको सारे के सारे आंसर अभी प्रोवाइड करा देती हूँ। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको आंसर दिख रहा है, संधि की परिभाषा एवं प्रकार। संधि 2 वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे विद्यालय का हम जब संधि विच्छेद करेंगे तो विद्याधनालय, ये कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि। और इसके प्रकार क्या होते हैं स्टूडेंट? 3 प्रकार की होती है। पहली होती है स्वर संधि, दूसरी होती है व्यंजन संधि, और तीसरी होती है विसर्ग संधि स्टूडेंट। तो आपको ये 3 संधि के लिख लेना है स्टूडेंट, यहाँ पे दिया नहीं है हमें। तो स्टूडेंट इसके 8वें का जो क्वेश्चन था हमारा, लेखक हरिवंश राय बच्चन को कविता लिखने का अफसोस क्यों रहा होगा, तो स्टूडेंट इसका आंसर आपको यहाँ तक दिख रहा है स्टूडेंट, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब हमारा प्रश्न नंबर 7वां है, श्री निकेतन में ऐसा कौन सा आकर्षण था जिसके कारण गुरुदेव ने वहां रहने का मन बनाया, अथवा मीना की अंतिम इच्छा क्या थी स्टूडेंट? तो ये दोनों आंसर मैं आपको अभी प्रोवाइड करा दे।
तो स्टूडेंट इसका आंसर आपको यहाँ पे दिख रहा है, श्री निकेतन का शांत वातावरण और अस्तगामी सूर्य के दर्शन के आकर्षण के कारण गुरुदेव ने वहां रहने का मन बनाया। और इसके अथवे का जो क्वेश्चन था स्टूडेंट, इसका आंसर भी आपको मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ये इतना बड़ा स्टूडेंट मैं आपको बोल के नहीं बताऊंगी, आप देख लीजिए और पढ़ लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिएगा स्टूडेंट। यदि आपको 80 में से 80 नंबर चाहिए तो आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, पूरे के पूरे क्वेश्चन याद कर लेने हैं। अब स्टूडेंट हमारा है क्वेश्चन नंबर 8, श्री लेखक ने प्रेमचंद को किन किन उपाधियों से विभूषित किया अथवा है गया भागते बेलों को क्यों नहीं पकड़ पाया। तो स्टूडेंट इसका आंसर आपको यहाँ पे दिख रहा है, लेखक ने प्रेमचंद को महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक जैसी अनेक उपाधियों से विभूषित किया। अब इसके अथवे का जो है मैं आपको उसका आंसर भी प्रोवाइड करा देती हूँ। तो स्टूडेंट इसका आंसर यहाँ पे गया भागते बेलों को नहीं पकड़ पाया क्योंकि दोनों बेल बहुत तेज दौड़ रहे थे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रौद्र रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। हमें अथवे में दिया है हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए स्टूडेंट। तो रौद्र रस और हास्य रस दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं स्टूडेंट, आपको अच्छे से दोनों के दोनों अच्छे से याद कर लेना स्टूडेंट, ये दोनों ही पूछे जाने वाले हैं आपके पेपर में। तो स्टूडेंट मैं इसके आंसर भी आपको प्रोवाइड करा देती हूँ। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको रौद्र रस दिख रहा है स्टूडेंट। यदि आपको इसका इजी आंसर चाहिए तो स्टूडेंट मैं आपको बोल के भी बता सकती हूँ। जब रौद्र का स्थायी भाव क्या होता है स्टूडेंट? क्रोध। तो जब क्रोध नामक स्थायी भाव का भाव, विभाव और अनुभाव और संचारी भाव के साथ संयोग होता है तब रौद्र रस की निष्पत्ति होती है। रौद्र यानी क्रोध स्टूडेंट। तो मैंने जो बोली आप वो भी लिखोगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे स्टूडेंट। वो बहुत ही इजी है, यदि आपको लिखा हुआ चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं प्रोवाइड करा दूंगी आपको। और उदाहरण में मेरे पास बहुत ही अच्छा उदाहरण है स्टूडेंट, मेरे पास अभी लिखा हुआ नहीं है बट मैं आपको बोल के बता सकती हूँ। श्री कृष्ण के सुन बचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। तो इस वाक्यांश में भी रौद्र रस का उदाहरण स्टूडेंट, चाहो तो आप ये वाला भी कर सकते हो। और स्टूडेंट यहाँ पे हास्य रस का भी आपको दिख रहा है, ये आपको पूरा यहाँ कर लेना। हास्य रस का भी, हास्य का क्या होता है? हंसी होता है। तो आप लिख सकते हो जब हंसी नामक या हास्य नामक स्थायी भाव का भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ संयोग होता है तब हास्य रस की निष्पत्ति होती है। और इसका उदाहरण तो आप यहाँ से देख सकते हो, इस दौड़ धूप में क्या रखा, आराम करो आराम करो, आराम जिंदगी की कुंजी, इससे ना तपेदी खोती, आराम सुधा की एक बूंद, तन का दुबलापन खोती, आराम शब्द में राम छिपा जो भव बंधन को खोता। तो आपको इसको पढ़ के हंसी आई होगी स्टूडेंट, क्योंकि इसमें हास्य रस का उदाहरण है ये। अब स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस के कितने अंग होते हैं, प्रत्येक का नाम लिखिए स्टूडेंट। तो रस के 4 अंग होते हैं स्टूडेंट, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, मैं फिर भी आपको लिखा हुआ प्रोवाइड करा देती हूँ आपको, जिससे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो। तो रस के कितने अंग होते हैं स्टूडेंट? 4। अब स्टूडेंट आप सोच रहे होंगे, अब हमेशा मिस्टेक कर देते हो स्टूडेंट कि रस जो होते हैं वो 9 प्रकार के होते हैं। रस के अंग आप हमेशा 9 लिख के जाते हो, बट रस के जो प्रकार होते हैं वो 9 होते हैं और रस के अंग कितने होते हैं? 4 होते हैं स्टूडेंट। समझ गए स्टूडेंट? रस के कितने अंग होते हैं? 4। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कौन कौन से होते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, रस के अंग, तो रस के अंग कितने? रस के अंग 4 होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। इन चारों को आप अच्छे से याद कर लीजिए। और रस के प्रकार देख लीजिए स्टूडेंट, ये 10 रस बता रहा है, क्योंकि जो वात्सल है उसको भी रस मान लिया गया है अभी अभी, पहले हमारे यहाँ 9 ही रस हुआ करते थे। अब हमारे अथविका के क्वेश्चन है, अलंकार की परिभाषा लिखिए। तो अलंकार की परिभाषा स्टूडेंट, काव्य का सौंदर्य बढ़ाने वाले धर्म अलंकार कहलाते हैं। आपको ये पूरा लिख लेना, आपको 2 में से 2 पूरे नंबर मिलेंगे स्टूडेंट। और आपका है क्वेश्चन नंबर 11वां, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है अथवा है कवि ने सच्चे प्रेम की क्या कसौटी बताई है। तो इसका आंसर भी मैं आपको अभी के अभी प्रोवाइड करा देती हूँ स्टूडेंट। तो यहाँ पे आपको स्टूडेंट दिख रहा होगा, मैंने ये सारे क्वेश्चन पहले ही ढूंढ के रख लिए स्टूडेंट, जिससे आपको दिक्कत ना चाहिए, ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। मानसरोवर से कवि का क्या आशय स्टूडेंट आपको यहाँ पे दिख रहा है, मानसरोवर आप लिख लीजिए। और कवि ने सच्चे प्रेम की क्या कसौटी बताई, उसका आंसर भी आपको यहीं पे दिख रहा है स्टूडेंट। आपको ये 2 क्वेश्चन अच्छे से याद कर लेने हैं। अब इसमें प्रश्न नंबर 12वां है, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है और अथवा है मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता है। तो इसका आंसर आपको यहाँ पे स्टूडेंट दिख रहा है,
इस संसार में सच्चा संत वह है जो सांप्रदायिक भेदभाव, बेर विरोध, तर्क वितर्क में न पड़कर निश्चल भाव में प्रभु की भक्ति में लीन रहता है। वे राम, रहीम, कावा, काशी को एक समान समझता है। और ये मनुष्य ईश्वर को कहाँ का ढूंढता है, इसका आंसर भी आपको यहाँ पे दिख रहा है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, आदिकाल को वीरगाथा काल क्यों कहा जाता है, अथवा में दिया उपसर्ग एवं प्रत्यय में अंतर लिखिए। तो इसके आंसर भी मैं आपको अभी प्रोवाइड करा देती हूँ। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको दिख रहा है, इस काल में अधिकांश वीर रस की कविताएं लिखी गई थी, इसलिए इसे वीरगाथा काल भी कहते। जो आदि काल जो युग रहा, जहाँ पे इस काल में जब कविताएं लिखी जा रही थी उसमें वीर रस की कविता लिखी गई। जैसे खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, एक वीर रस की कविता है इसमें, तो वैसी कविताएं लिखी गई इस काल में, इसलिए इसे वीरगाथा काल भी कहा जाता है। अब इसमें अथवा में था, उपसर्ग में प्रत्यय में अंतर लिखिए। तो स्टूडेंट इसका आंसर भी आपको यहाँ पे दिख रहा है स्टूडेंट। आप इसको पूरा का पूरा याद कर लीजिए और पॉइंट बना के लिख के जाइएगा। आप ऐसे भी लिख सकते हो, उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ते हैं और प्रत्यय शब्द के बाद में जुड़ते हैं। आप एक एक उदाहरण लिख दीजिएगा तो आपको पूरे में पूरे नंबर मिल जाएंगे। आप चाहे तो पूरा ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट हमारा है क्वेश्चन नंबर 14, दड़ियल व्यक्ति को देखकर क्या सोचकर दोनों बैलों के दिल कांप उठे, अथवा है लेखक ने जूते फटे होने का क्या अनुमान लगाया था। तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं। तो दड़ियल व्यक्ति वाला आपको यहाँ पे आंसर दिख रहा है स्टूडेंट, आप पूरा का पूरा यहाँ से लिख लीजिए। दड़ियल व्यक्ति जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर, उसने दोनों बैलों के कुल्हों में उंगली गोद कर जानने की कोशिश की कि वे दड़ियन कसाई था। ऐसा जानवर दोनों बैलों के दिल कांप उठे। और इसके अथवे का जो क्वेश्चन था स्टूडेंट, लेखक ने जूते फटे होने का क्या अनुमान लगाया। तो इसका आंसर भी आपको दिख रहा है, लेखक ने जूते फटे होने का ये अनुमान लगाया कि प्रेमचंद का जूता किसी सख्त चीज से टकराने के कारण फटा होगा। अब स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीरगाथा काल की कोई दो विशेषताएं लिखिए, अथवा संचारी भाव और स्थायी भाव में अंतर लिखिए स्टूडेंट। तो वीरगाथा काल की कोई दो विशेषताएं स्टूडेंट, यहाँ से आपको 3 दी हुई है, आप 2 लिख सकते हो। और इसके अथवे का क्वेश्चन है, संचारी भाव व स्थायी भाव में अंतर लिखिए। तो स्टूडेंट आपको इसका आंसर यहाँ पे दिख रहा है, आप पूरे याद कर लीजिए। आपको 2 नंबर का है स्टूडेंट, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो पॉइंट बना के। संचारी भाव ये पानी के बुलबुले की तरह क्षण क्षण में बदलते रहते हैं, संचारी भाव कहलाते हैं। और स्थायी भाव जो हृदय में स्थायी रूप से स्थित होते हैं, स्थायी भाव कहलाते हैं। तो स्टूडेंट स्थायी भाव की संख्या कुल 10 है और संचारी भाव की संख्या 23 मानी गई है। स्टूडेंट आप इन 2 पॉइंट्स से भी 1-2 पॉइंट बना सकते हो और पूरे में पूरे नंबर ले सकते हो। अब स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने परिवार के सदस्यों के बीच आत्मीय प्रेम पर अनुच्छेद लिखिए, अथवा है जल संरक्षण पर अनुच्छेद लिखिए। तो स्टूडेंट आपको यहाँ पे जल संरक्षण पर अनुच्छेद दिया हुआ है, आप एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको फिर अपने मन से जो लिखना है आप लिख सकते हो, लेकिन पढ़ के जरूर जाइएगा स्टूडेंट, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे कि हम क्या लिखें। और यहाँ पे अपने परिवार के सदस्यों में आत्मीय प्रेम पर अनुच्छेद भी दिया हुआ है स्टूडेंट, तो आप लिख सकते हो पूरा। हम 3 भाई और 2 बहनों में बहुत ही स्नेह है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आप पूरा लिख लीजिए। ये है हमारा यहाँ पे जल संरक्षण पर और ये अपने परिवार पर। अब स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाकाव्य एवं खंड काव्य में 3 अंतर लिखिए, संधि एवं समास में अंतर लिखिए। तो मैं आपको इसके आंसर भी प्रोवाइड करा देती हूँ। तो स्टूडेंट आपको यहाँ पे अंतर दिख रहा होगा संधि और समास में। संधि को तोड़ना विच्छेद कहलाता है, समास को तोड़ना विग्रह कहलाता है। संधि 2 वर्णों का योग होता है, समास में 2 पदों का योग होता है। संधि में 2 वर्णों के मेल और विकार की संभावना रहती है, समास में 2 पदों शब्दों प्रत्ययों का लोप हो जाता है। अब स्टूडेंट महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर, तो स्टूडेंट आप ऐसे भी लिख सकते हो, जिस काव्य में जीवन का संपूर्ण चित्रण किया जाता है महाकाव्य कहलाता है, और वह काव्य जिसमें जीवन के किसी एक घटना का चित्रण किया जाता है खंड काव्य कहलाता है। अब हमें नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया स्टूडेंट, महाकाव्य बड़ा होता है और खंड काव्य संक्षिप्त होता है स्टूडेंट। और महाकाव्य में पात्रों की संख्या अधिक होती है और खंड काव्य में पात्र कम अथवा सीमित होते हैं। तो आप 3 पॉइंट बना लीजिएगा और कॉलम वाइज लिखिएगा, क्योंकि आप ऐसे लिखोगे तो आपको कम नंबर भी मिल सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा 17वां क्वेश्चन खत्म होता है। अब यहाँ पे आपको 18वां क्वेश्चन दिया है, निपात शब्द से क्या आशय, उदाहरण से लिखिए स्टूडेंट। तो मैं आपको बता दूं निपात शब्द से क्या आशय है। तो निपात शब्द स्टूडेंट तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको दिख रहा है निपात शब्द से क्या आशय, उदाहरण सहित लिखिए। तो निपात शब्द का आंसर आपको यहाँ पे दिख रहा है, आपको पूरा ये लिख लेना है।
अब स्टूडेंट हमें यहाँ पे 3 नंबर का एक गद्यांश दिया हुआ है, हमें इसे पढ़ना है और आंसर देना है। उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक, तो स्वस्थ शरीर का जो हो जाएगा उपयुक्त शीर्षक हो जाएगा भारतीय खेलों की सबसे बड़ी विशेषता क्या है स्टूडेंट। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा, या फिर मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे लिखा है भारतीय खेलों सबसे बड़ी विशेषता है कि इन्हें बिना किसी खर्चे के खेला जा सकता है। इन्हें खेलों में कबड्डी, खो खो आदि प्रसिद्ध है। अब यहाँ उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। तो आपको क्या करना है, इधर से 1-2 लाइन उठाना और नीचे से 1-2 लाइन उठाना और उसका सारांश बना देना है। अब यहाँ पे दिया प्रश्न नंबर 20 संदर्भ प्रसंग सहित लिखिए। हमें 2 पद्यांश दिया या काव्यांश, हमें इन दोनों के अर्थ लिख लेना है। तो मैं आपको बता देती हूँ। तो स्टूडेंट इसका आंसर आपको यहाँ पे दिख रहा है, लिख लीजिए आप अच्छे से स्टूडेंट, ये आपको आंसर दिख रहा है आपको। अब हमारा है और इसी के नीचे का अथवे का ये क्वेश्चन दिया हमें। पूर्ववत आने होता है कि हमें यही वाला संदर्भ और प्रसंग उतार लेना है स्टूडेंट। आप ऐसे नहीं कि पूर्ववत लिख के आ गए वहां पे। अब यहाँ पे भी स्टूडेंट आपको दिया हुआ है, देख लीजिए स्टूडेंट। यहाँ पे आपको दिया है, कबीर कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अच्छे खानदान से जन्म लेने से ही महान नहीं बन जाता, इसके लिए उसे अच्छा कर्म करना है भी आवश्यक है। सोने जैसी मूल्यवान धातु के पात्र में यदि सूरा भर दी जाए तब वे साधु उस पात्र की आलोचना ही करते, अर्थात मनुष्य कर्म से महान बनता है, जन्म से नहीं। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमें गद्यांश दिए हुए आप देख सकते हो, मैं इसका आंसर भी आपको अभी के अभी प्रोवाइड करा देती हूँ। तो आप स्टूडेंट यहाँ पे आप आंसर देख सकते हो, देख लीजिए स्टूडेंट, अच्छे से देख लीजिएगा। और मैं स्टूडेंट आपको बता दूं, कभी भी आप पूर्ववत हो तो उसी पाठ का संदर्भ प्रसंग लिखना है आपको, वैसे की वैसे पूर्ववत नहीं लिख के जाना है, वरना आपके पूरे में पूरे नंबर कट जाएंगे। पूर्ववत में 0 नंबर मिल जाएंगे स्टूडेंट। आपको ऐसे पूरा लिखना है संदर्भ प्रसंग, या फिर आपको नहीं बनता उपयुक्त पंक्तियां हर्ष, तो आप क्या करोगे, लेखक का नाम लिख दोगे, लेखक हरिशंकर परसाई, और जो भी पाठ है तो आप नीचे डाल दोगे पाठ प्रेमचंद के फटे जूते से ली गई है ना स्टूडेंट। आपको ऐसे इसमें करना है। अब हमें प्रश्न नंबर 22 दिए, पिताजी को पत्र लिखकर उनके स्वास्थ्य की जानकारी प्राप्त कीजिए अथवा अपने विद्यालय प्रचार महोदय को स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। तो स्टूडेंट तो आपको शायद आपके पास होगी स्टूडेंट, नहीं होगी तो मैं आपको अभी प्रोवाइड करा देती हूँ। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहा है, पिताजी को एक पत्र लिखकर उनके स्वास्थ्य की जानकारी प्राप्त कीजिए। यहाँ पे आपको यहाँ से यहाँ तक पूरा लिख लेना है स्टूडेंट। आपको ध्यान रहे, आपको यहाँ से लिखना है, जब आप घर का नाम लिखते हो तब यहाँ इस तरफ से लिखना है आपको, और ऐसी लाइन बाई लाइन जाना चाहिए, वरना आपके नंबर कट सकते हैं। और ये हमारा स्थानांतरण प्रमाण पत्र है, आपको इसको भी यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है स्टूडेंट। आपका आगे का शिष्य आप यहाँ भी डाल सकते हो स्टूडेंट, जरूरी नहीं यहाँ डालना, ये गलत भी दिया हुआ है शायद। और आपको ऐसे सीधा सीधा लिखना है स्टूडेंट, ऐसा ऐसा आंची ऐसा ऐसा, इस तरफ आने नहीं चाहिए ना स्टूडेंट। आप कभी भी इस तरफ से मत लिखना, आपके जरूर नंबर मिलेंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पे आपको दिया है निम्नलिखित विषयों पर 120 शब्दों में निबंध लिखिए स्टूडेंट। तो विज्ञान, चमत्कार, राशि पर आप इन 5 को पढ़ के जाइएगा, जरूरी नहीं है हम सोचते हैं हमें विज्ञान का चमत्कार बन जाएगा स्टूडेंट, हम वहाँ पे जाते हैं और फिर हमें याद ही नहीं आता है, क्योंकि हमने बहुत दिन पहले याद किया था। आपको क्या करना है, हर निबंध को अच्छे से पढ़ लेना है स्टूडेंट, और वहां जाके जो जो याद आए अच्छे से लिख के लेना स्टूडेंट। देख लीजिए स्टूडेंट, विज्ञान चमत्कार बना आपके पास भी होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है पूरा, आपको सिर्फ पढ़ लेना है अच्छे से, याद नहीं करना स्टूडेंट। एक बात ध्यान रखना, आपको सिर्फ 4 नंबर का आप 4 पॉइंट लिखोगे तो चलेगा स्टूडेंट। स्टूडेंट मैं आपको एक बात बता दूं, आप जब विज्ञान चमत्कार लिखते हो तो ऊपर आप एक लाइन लिख सकते हो और नीचे एक लाइन लिख सकते हो। तो मैं आपको एक लाइन बताती हूँ, आप लिख लीजिएगा। मैं आपको यहीं पे बताऊँ या फिर कॉपी में लिख के स्टूडेंट आप समझोगे कि नहीं, तो मैं आपको लिख के बता देती हूँ, लिख के बता देती हूँ स्टूडेंट। तो स्टूडेंट जब भी आप निबंध लिखते हो तो उसके यहाँ पे आप लिख लेना, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार वे हृदय नहीं पत्थर है, जिसे विज्ञान से प्यार नहीं। तो स्टूडेंट आप ऐसे लिख सकते हो।
ये लाइन है, जब भी आप निबंध लिखोगे तो आपको ऊपर या नीचे लिख देना स्टूडेंट। जो भरा नहीं है भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं, वे हृदय नहीं, वे पत्थर जिसे विज्ञान से बनी। आपको जो भी निबंध आए स्टूडेंट आप इससे लिख सकते हो। जब पर्यावरण प्रदूषण आया तो आप लिख सकते हो जिसे पर्यावरण से प्यार नहीं। खेल से आए तो जिसे खेल से प्यार नहीं, जिसे जल से प्यार नहीं स्टूडेंट, जहाँ पे आपको दिख रहा होगा जिसे विद्यार्थी जीवन से प्यार नहीं, जिसे राष्ट्रीय पर्व से प्यार नहीं। स्टूडेंट यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें स्टूडेंट। और स्टूडेंट यदि आपको इसमें नेक्स्ट वीडियो में सेट दूसरा लाने वाली स्टूडेंट, तो आपको सेट डी और जो दूसरा सेट लाऊंगी उसको अच्छे से याद कर लेना। आपके 80 में से 80 नंबर पूरे पक्के स्टूडेंट। आप ये बिल्कुल ना सोचे कि हमें सेट डी प्रोवाइड कराया गया है तो हमारा नहीं फंसेगा स्टूडेंट। मैं आपको बता दूं हमेशा सिमिलर रहता है स्टूडेंट। हमेशा जो सेट रहते हैं उसमें 60 से 70% हमेशा सिमिलरिटी होती है। कभी भी पूरे के पूरे क्वेश्चन नहीं बदलते, हमेशा सही विकल्प खालिस्तान बदलते हैं। इसलिए आप ऑब्जेक्टिव बस अच्छे से तैयारी कर लीजिए और क्वेश्चन आंसर इसी से याद कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।